तो उद्धव ठाकरे ने फ्लोर टेस्ट से पहले ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। राजभवन जाकर उन्होंने राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। साथ ही उन्होंने विधान परिषद की सदस्यता भी छोड़ दी है। सुप्रीम कोर्ट से मिले झटके के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने फेसबुक लाइव के जरिए जनता को संबोधित किया। सुप्रीम कोर्ट ने आज ही फ्लोर टेस्ट कराने का आदेश दिया है। उद्धव ठाकरे ने अपने संबोधन में बागी एकनाथ शिंदे गुट पर निशाना साधा। ठाकरे ने आरोप लगाया कि अपनों ने ही हमें धोखा दिया। उद्धव के इस्तीफे के बाद अब बीजेपी आज सरकार बनाने का दावा पेश कर सकती है। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर चंदौली से है, जहां पर एटीएम लुटेरों और पुलिस के बीच में मुठभेड़ हुई है। इसमें एक बदमाश के पैर में गोली लगी है और दूसरा मौके से फरार हो गया। मौके से एटीएम लूट में इस्तेमाल होने वाले औजार, एक ट्रक और एक स्कॉर्पियो गाड़ी बरामद हुई है। मुठभेड़ में एक सब इंस्पेक्टर को भी गोली लगी है। ये बदमाश ट्रक के अंदर स्कॉर्पियो गाड़ी छुपाकर चलते थे और एटीएम लूटने के बाद फिल्मी स्टाइल में गाड़ी को चलती ट्रक में छुपाकर आसानी से फरार हो जाते थे। घायल बदमाश को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वो राजस्थान के अलवर का रहने वाला है। पुलिस को सूचना मिली कि एटीएम लुटेरे का गैंग ट्रक लेकर जा रहा है। इसके बाद पुलिस ने चेकिंग शुरू की। और ताजनगरी आगरा की बात की जाए तो ताजनगरी आगरा में डेवलपमेंट अथॉरिटी का बुलडोजर चला है। ताजगंज वार्ड में लगभग 10,000 वर्ग गज में अवैध रूप से कॉलोनी बनाई जा रही थी। आरोप के मुताबिक अनधिकृत रूप से कॉलोनी विकसित की जा रही थी, जिसके बाद एडीए ने बुलडोजर चलाकर इसे ध्वस्त कर दिया। और अब बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली के विज्ञान भवन में उद्यमी भारत कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इसमें एमएसएमई सेक्टर को बूस्ट करने से जुड़ी योजना को लॉन्च किया जाएगा। सुबह 10:30 बजे यह कार्यक्रम होगा। और लखनऊ में एमएसएमई विभाग की ओर से लोन मेले का आयोजन किया जा रहा है। लोन मेले में 1,90,000 लाभार्थियों को कुल 16,000 करोड़ रुपए का लोन वितरित किया जाएगा। सीएम योगी इस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। सुबह 10:30 बजे लोक भवन में इस कार्यक्रम को रखा गया है। इसके बाद सीएम योगी लखनऊ से गोरखपुर आज जा सकते हैं। अब बात कर रहे हैं बीएसपी की अध्यक्ष मायावती की, जो कि आज एक बीएसपी की अहम बैठक लेंगी। इस बैठक में बीएसपी आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव में हार के बाद इसकी समीक्षा करेगी और आगे की रणनीति बनाएगी। लखनऊ में पार्टी कार्यालय में आयोजित इस बैठक में प्रदेश के मंडलवार पदाधिकारियों को बुलाया गया है। वो इस बैठक में शामिल होंगे। और लोकसभा उपचुनाव में हार के बाद अखिलेश यादव के नेतृत्व पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। एसबी अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने एक बार फिर से अखिलेश यादव पर करारा हमला किया है। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि अखिलेश यादव ने अपने नेतृत्व में एक भी चुनाव नहीं जीता। उन्होंने कहा कि 2012 में अखिलेश यादव मुलायम सिंह के दम पर चुनाव जीते थे और मुख्यमंत्री बने थे। अखिलेश अपने दम पर कुछ नहीं कर पाए। अपने दम पर नहीं, माननीय मुलायम सिंह यादव जी की कृपा पर मुख्यमंत्री बने। माननीय मुलायम सिंह जी के नेतृत्व में चुनाव हुआ था 2012। इनके नेतृत्व में जितने चुनाव हुए 14 हारे, 19 हारे, 17 हारे, 22 हारे, बाई इलेक्शन हुआ, यो हारे, एमएलसी हारे। एक को चुनाव बता दें जो जीते हों। मतलब अखिलेश यादव जी अपने दम पे एक भी चुनाव नहीं जीते अभी तक आपके हिसाब से? आप बताइए कहाँ जीते हैं? ये मुख्यमंत्री की बात जो कर रहे हैं, ये माननीय मुलायम सिंह यादव जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया है। माननीय मुलायम सिंह यादव जी धरातल के नेता हैं। तो लगता है कि अखिलेश जी को जो विरासत मिली है, जो राजनीति मिली और विरासत मिली सियासत है, और क्या है। वहीं जनवादी सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष संजय चौहान ने अखिलेश यादव को लेकर बयान दिया है। उन्होंने अखिलेश के उपचुनाव में प्रचार न करने को हार की बड़ी वजह बताया। हम चुनाव भी हारे हैं, 2022 के विधानसभा का चुनाव। हमारे कार्यकर्ता भी हतोत्साहित हैं। उसके बावजूद भी जहां कार्यकर्ताओं के मनोबल को बढ़ाना है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को चल करके इस उपचुनाव में
कैंपेन संभालनी थी, इनका न जाना भी हमारी चुनावी हार का एक सबसे बड़ा कारण है। तो अब सवाल समाजवादी पार्टी पर है, अखिलेश यादव पर है, उनके नेतृत्व पर है। समाजवादी पार्टी के गठबंधन के साथी भी वही सवाल उठा रहे हैं जो बीजेपी अक्सर ट्वीट के जरिए, बयान के जरिए अखिलेश यादव पर आरोप लगाती रहती थी कि वो एसी में बैठकर राजनीति करते हैं। अब वही नसीहत समाजवादी गठबंधन के साथी ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव को दी है। एसी कमरे से बैठ करके चुनाव नहीं जीता जा सकता, नॉन एसी की तरफ निकलना पड़ेगा। 100% असर है। जैसे कहावत है एक, जब इंजन आगे आगे चलता है तो उसमें डब्बे जितने लगे रहते हैं, वो जितनी स्पीड में इंजन चलता है उतनी स्पीड में डब्बे चलते हैं। ओम प्रकाश राजभर की नसीहत सिर्फ एसी कमरों में बैठकर राजनीति करने को लेकर नहीं है, इस बात को लेकर भी है कि अखिलेश यादव को प्रचार में उतरना चाहिए था, पार्टी के लिए प्रचार करना चाहिए था। अगर उस डब्बों में लगे हुए चक्के, उसमें अगर बैरिंग 2-4 खराब भी रहती है तो घसीट करके इंजन ले जाके प्लेटफार्म पर पहुंचा देता। ओम प्रकाश राजभर ने नसीहत दी है तो गठबंधन के दूसरे सहयोगी अपना दल कमेरावादी के विधायक पल्लवी पटेल ने भी एसी कमरों में बैठकर राजनीति न करने की नसीहत दे डाली है। मेरा ये मानना है इस वक्त पूरे विपक्ष को एसी कमरों से निकाल करके सड़क पे आना चाहिए और मुद्दों को उठा करके समाज और देश के लिए लड़ाई लड़नी चाहिए। जाहिर है विरोधियों से लेकर गठबंधन के साथियों तक के सवाल अखिलेश यादव से हैं, उनके नेतृत्व पर है। और सरकार के 100 दिन पूरा होने पर योगी सरकार के मंत्री अपने अपने विभागों का रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने रखेंगे। मंत्रियों को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपने अपने विभागों की उपलब्धियां जनता तक पहुंचाने को कहा गया है। इसके लिए 6 से 15 जुलाई के बीच सभी मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और मीडिया से बात करेंगे। हर रोज 3 से 4 मंत्री अलग अलग वक्त पर मीडिया से बात करेंगे। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 4 जुलाई को सरकार की 100 दिनों की उपलब्धियों पर मीडिया से बातचीत करने वाले हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मानसून को लेकर के अधिकारियों के साथ बाढ़ की समीक्षा बैठक की। सिंचाई विभाग के अधिकारियों को निर्देश देते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बाढ़ से निपटने के हर संभव प्रयास किए जाएं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं कि जल जमाव को लेकर सतर्कता बरती जाए, बाढ़ को लेकर संवेदनशील इलाकों की निगरानी हो। सीएम योगी ने हर जिले में कंट्रोल रूम बनाने के आदेश दिए हैं, साथ ही अधिकारियों की जवाबदेही भी तय करने के आदेश दिए गए हैं। जो स्थितियां इसके बाद पैदा होंगी, आप सभी ने अपने स्तर पर जनपद स्तर की आपदा प्रबंधन योजना को बना करके उसको प्रभावी ढंग से लागू करने की अपनी तैयारी भी कर ली होगी। कार्यक्रम कोई भी औपचारिक नहीं होना चाहिए। हर एक विभाग की कार्ययोजना कन्वर्जन के माध्यम से बेहतर समन्वय और उसको प्रभावी ढंग से लागू करने की आदत हमें डालनी पड़ेगी।